नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा और समय हो गया है। अभी बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया में जनसभा को लेकर, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनकी चिंता बिहार के विकास की नहीं है, बल्कि वे अब घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और राजद पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता से बाहर है। इसमें बिहार की माताओं और बहनों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। मैं उनके सम्मान में नमन करता हूं। आरजेडी शासन के दौरान माताएं और बहनें डरती थी, खुलेआम हत्या बलात्कार की घटनाएं होती थी। आज डबल इंजन की सरकार के साथ वे लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही हैं। जीविका की महिला प्रेरणा अब पूरे देश के लिए मिसाल बन रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा, आरजेडी और कांग्रेस केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं, ये कभी जनता की चिंता नहीं करेंगे। मेरे लिए आप ही मेरा परिवार हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास। आने वाले दिनों में कई पर्व त्योहार हैं। इस बार हमारी सरकार ने गरीबों के लिए बड़ा उपहार रखा है। आज से ठीक 1 सप्ताह बाद नवरात्रि का त्योहार है और 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती की जाएगी। पीएम मोदी ने सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण उठे डेमोग्राफिक संकट का भी इस दौरान जिक्र किया। बिहार, बंगाल और असम की जनता अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इसलिए उन्होंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी। लेकिन कहा उन्होंने कि कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों के बचाव में लगे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन व सुरक्षा को दांव पर लगाना चाहते हैं। पीएम ने पूर्णिया की सभा से साफ कहा, आरजेडी कांग्रेस की जमात ध्यान से सुन ले, जो भी घुसपैठिया हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता घुसपैठियों के बचाव में खड़े हैं, उन्हें चुनौती देते हुए पीएम मोदी ने साफ कहा, चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, हम उन्हें हटाने के लिए काम करते रहेंगे। भारत में कानून ही चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों को लेकर बिहार पहुंचकर बिहार की जनता को आश्वस्त किया। ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने गारंटी दी है कि घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं की जाएगी, घुसपैठियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि घुसपैठियों पर कार्रवाई का देश ने अच्छा परिणाम देखा जाएगा और बिहार की जनता ऐसे नेताओं को जल्द ही करारा जवाब देगी। पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा ले, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। अब जनमत में बात करेंगे वक्फ संशोधन कानून को लेकर। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन साथ ही 3 बड़े बदलावों पर स्टे लगा दिया है। इन बदलावों में सबसे अहम है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम। सुप्रीम कोर्ट की बेंच चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह ने स्पष्ट आदेश दिया है कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ऊपर नहीं।
इसके साथ ही सरकारों को यह भी निर्देश दिया गया है कि नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स मुस्लिम कम्युनिटी से ही चुने जाएं। सबसे विवादित फैसला राज्य वक्फ बोर्ड का सीईओ भी मुस्लिम समुदाय से ही होना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है, जब हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र का शासन चलता है तो न्यायपालिका किस अधिकार से सरकार के निर्णयों पर इतना हस्तक्षेप कर रही है? क्या आज का ये फैसला सिर्फ वक्फ बोर्ड तक सीमित रहेगा? बिल्कुल नहीं। कल कोर्ट कहेगा वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए, फिर अगले दिन कहेगा मुस्लिम जज होना चाहिए, फिर उसके बाद कहेगा हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग जज, अलग अलग कानून। यही है तथाकथित सेक्युलरिज्म का असली चेहरा। इस निर्णय से लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाता है? यदि यही रुख जारी रहा तो बेहतर होगा संसद को भंग कर दो, चुनाव प्रक्रिया को ही बंद करवा दो, क्योंकि जज चुनकर आते हैं, जनता की ओर से नहीं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन साथ ही 3 बड़े बदलावों पर स्टे लगा दिया है। इन बदलावों में सबसे अहम है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम। सुप्रीम कोर्ट की बेंच चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह ने स्पष्ट आदेश दिया है कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ऊपर नहीं। इसके साथ ही सरकारों को यह भी निर्देश दिया गया है कि नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स मुस्लिम कम्युनिटी से ही चुने जाएं। सबसे विवादित फैसला, राज्य वक्फ बोर्ड का सीईओ भी मुस्लिम समुदाय से ही होना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है, जब हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र का शासन चलता है तो न्यायपालिका किस अधिकार से सरकार के निर्णयों पर इतना हस्तक्षेप कर रही है? क्या आज का ये फैसला सिर्फ वक्फ बोर्ड तक सीमित रहेगा? बिल्कुल नहीं। कल कोर्ट कहेगा वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए, फिर अगले दिन कहेगा मुस्लिम जज होना चाहिए, फिर उसके बाद कहेगा हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग जज, अलग अलग कानून। यही है तथाकथित सेक्युलरिज्म का असली चेहरा। इस निर्णय से लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाता है? यदि यही रुख जारी रहा तो बेहतर होगा संसद को भंग कर दो, चुनाव प्रक्रिया को ही बंद करवा दो, क्योंकि जज चुनकर आते हैं, जनता की ओर से नहीं। और आज यही बात धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी कह रहे हैं। देश में जो लोकतंत्र है इसको कहते हैं संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लेकिन आए दिन इस देश की जुडिशरी, न्यायपालिका एक्टिविज्म दिखाते हुए सरकार के निर्णयों का विश्लेषण तो क्या रोक कर बदल रही है। आज वक्फ बोर्ड के निर्णय में भी हमने देखा है कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम सीईओ होना चाहिए, कल कहेंगे मुस्लिम जज होना चाहिए, कल कहेंगे चीफ जस्टिस भी 2 होने चाहिए, हिंदू के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। फिर ये लोकतंत्र और इसकी तथाकथित जो आप सेकुलरिज्म कह रहे उसका चरित्र रहेगा क्या? इससे अच्छा है कि संसद को भंग कर दो, इसका अच्छा है कि चुनाव लेना बंद करो। तानाशाही, तो ये अभी संसदीय लोकतंत्र से न्यायिक तानाशाही की तरफ यात्रा हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत संसदीय लोकतंत्र से न्यायिक तानाशाही की खतरनाक यात्रा की ओर बढ़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जहां ये याचिकाएं दाखिल की गई थी बड़ी संख्या में कि इस जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है इसको स्टे कर दिया जाए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको, जिसको एक लेजिस्लेचर्स के द्वारा, उस विधायिका के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 14-14 घंटे डिस्कशंस के बाद और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 6 महीने इस पे काफी डिटेल्ड डिस्कशन सभी दल के सांसदों के साथ और देश के स्टेक होल्डर्स के साथ हुआ था। तो इससे साफ है कि जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख में उस पे कार्रवाई करेगी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा फैसला है
और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है, तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये वक्फ बिल तो हम पहले ही से कहते आए कि इसमें एक ही मजहब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही मजहब के जो दायरे हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें एक बिल के तहत जो है उनको इस कानून के दायरे में लाया गया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा है और उसका एक बहुत मेन इशू जहां पे हुकूमत का इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। अब हुकूमत उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकती जब तक कि अपनी पूरी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करते। वो अच्छी बात है। सरकार की भी तो मंशा यही है कि भाई उसमें महिलाएं आधी आबादी है, एक महिला भी उसमें होना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले का आदर किया जाएगा, फैसले के हिसाब से काम किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। जो सरकार की मंशा है, सरकार भी तो यही कह रही है कि और जो धर्मों के लोग हैं उनको भी उसमें कमेटी में होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मुहर लगा दी कि 3 और लोगों को रखे। क्योंकि पार्टी ने भी जो है पिटीशन दिया है, तो अभी जो भी न्यायालय का जो फैसला है हम लोग स्वागत करते हैं। तो जनमत में बात करेंगे एक अहम खबर को लेकर। बता दें कि वक्फ कानून और सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान के जी के मुहिम पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने तारीफ किया और कहा वक्फ कानून पर अपनी हार को कांग्रेस जीत बता रही है। उनसे बातचीत की है हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने। क्या कुछ कहा है आइए सुनवाते हैं। करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब से। शुक्ला जी, जिस तरह से आज वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले ने जो लोग वक्फ कानून को, संसद द्वारा पारित वक्फ के कानून को असंवैधानिक कह रहे थे, ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। अगर जरा सी भी कांग्रेस के पास शर्म हो तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आज के आदेश को पढ़ने के बाद। लेकिन कांग्रेसी हैं, इसमें भी बेशर्मी करके वो कह रहे हैं कि हमारी जीत है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी का भी बयान आपने सुना है, कोई बेशर्मी है। इमरान प्रतापगढ़ी जो है अपनी बेशर्मी दिखा रहे हैं। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह कानून संवैधानिक है। ये तो उसको संवैधानिक ही नहीं मान रहे थे। तो जब ये संवैधानिक है तो इमरान प्रतापगढ़ी अपना चेहरा दिखाने के काबिल बचे हैं क्या? तो लेकिन झूठे हैं, हार को भी जीत कहते हैं। और जिस तरह से सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक हैं सुरेश चौहान के जी, वो लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। जिस तरह से बच्चों को खाड़ी देशों में जाया जा रहा है, महिलाओं को बेसब्री में ढकेला जा रहा है, इस कैसे देखते हैं? ये निश्चित तौर पर मानव तस्करी को लेकर जिस तरह का अभियान आदरणीय सुरेश चौहान के जी ने चलाया है, वह अभियान प्रशंसनीय है। इस पर जो है सरकार को शीघ्र रोक लगानी चाहिए और जो लोग इस मानव तस्करी में शामिल लोग हैं उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। जनमत में अब बात करेंगे ईसाई धर्मांतरण को लेकर।
जी हाँ, ईसाई धर्मांतरण भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए एक विकराल समस्या बनी हुई है। इसमें साजिशकर्ता भोले भाले गैर ईसाई लोगों का शिकार करते हैं, उन्हें धर्मांतरित करते हैं और फिर एक कठपुतली बनाकर प्रयोग में लाते हैं। इसी का एक नया उदाहरण जनजातीय बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। यहाँ के विकसित माने जाने वाले जिले दुर्ग में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब एक घर को ही चर्च बना देने की सूचना पर हिंदू संगठन के सदस्य एक कथित जमावड़े का विरोध करने पहुंचे। दरअसल हिंदू संगठनों को बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक घर को चर्च की शक्ल देकर धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेला जा रहा है। पद्मनाभपुर के इस जमावड़े में औरतों के साथ नाबालिग बच्चों को भी बुलाया जाता था। पानी सिर से ऊपर जाता देख रविवार को यहां बजरंग दल की कुछ कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में पूछताछ शुरू की तो मसीही समुदाय के लोग भड़क उठे, हालेलुया के नारे लगाए जाने लगे और औरतों को आगे करके अंदर जमा भीड़ मारपीट पर आमदा हो गई। बजरंग दल की कार्यकर्ताओं ने जवाब में चर्च के बाहर शांतिपूर्वक धरना दिया और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद ईसाई पक्ष ने हिंदू संगठन पर हमला कर दिया और दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। हमलावर ईसाई पक्ष का नेतृत्व जॉन नाम का एक कथित पादरी कर रहा था, जिसका गाली गलौज करते हुए वीडियो भी वायरल होने का दावा किया जा रहा है। मामले को बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची और विवाद को शांत कराया। पादरी जॉन को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। उसके पीछे ईसाई की भीड़ थाने पहुंचकर हंगामा करने लगी। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि ईसाई पक्ष की ओर से भीम आर्मी भी थाने पहुंच गई। हालेलुया के साथ जय भीम जय मीम के नारे भी वहां लगाए जाने लगे। यहां यह भी बताना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में ईसाई धर्मांतरण से प्रभावित सबसे ज्यादा संख्या दलित समुदाय के लोगों की है। जिस चर्च में हंगामा हुआ उस समय उसके अंदर भी दलित समुदाय के लोगों की मौजूदगी थी। ऐसे में दलितों का संगठन होने का दावा करने वाले भीम आर्मी संगठन का ईसाई मिशनरियों के साथ खड़ा होना कई बड़े और कड़े सवाल खड़ा करता है। भीम आर्मी का मूल नाम भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी से लिया गया है। बाबा BR अंबेडकर जी ने जीवन भर दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए काम किया। वो सदा हिंदुओं के ईसाई व इस्लामी धर्मांतरण का विरोध करते रहे। ऐसे में उन्हीं का नाम प्रयोग में लाकर उन्हीं के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर भीम आर्मी ने अपने ही ऊपर सैकड़ों सवाल खड़े कर डाले हैं। और LIG इसमें कॉलोनी में एक मकान में प्रार्थना सभा चल रहा है करके सूचना मिला था। सूचना मिलने पर यहाँ पे आके देखे तो तस्दीक किए तो लगभग 20-25 लोग एक मकान में प्रार्थना सभा के नाम से एकत्र हुए थे और उक्त प्रार्थना सभा के संबंध में बजरंग दल के लोग उसका विरोध करने आए थे कि यहाँ पे कुछ अवैध रूप से लगातार रविवार को आके भीड़ एकत्र करते हैं। उसी की तस्दीक के लिए हम लोग आए हुए थे, तो उसमें आज तस्दीक की करके अपन आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। ये आपस में दो पक्ष में विवाद की है, उसको अपन तस्दीक करके आवश्यक उसमें वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पथराव हुआ है नहीं? पथराव का तो अभी अब देख लेते हैं, CCTV फुटेज वगैरह देख के अपन उसको अपडेट देते हैं। जो घटनाक्रम निर्मित हुई है उसके आधार पे उसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके आवश्यक उसमें कार्रवाई करेंगे। और नहीं, वो अपने एहतियातन अपन थाने में हमारा जो है और कुछ लोग 2 लोग उसमें हिरासत मिले हैं, तो उनसे मिलने के लिए 2-4 लोग पहुँचने की सूचना मिली है। उसको जाकर अपन देखते हैं। अभी तो मैं यहाँ हूँ तो क्लियर नहीं कह पाऊंगा, वो जाने के बाद ही बता पाऊंगा उस पर। वो बाहर में लिखा हुआ है सिलोह चर्च करके, आते जाते हम लोग देखते थे और हर संडे को यहाँ भीड़ जो जमा होता था वो भी हमको दिखता था। अभी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो मतांतरण हो रहा है, ये लोग तो कहते हैं धर्मांतरण नहीं करते, इसलिए तो पास्टर भी साहू ही रहता है, पास्टर बन के भी वो क्रिश्चियन नहीं होता इनके हिसाब से। तो हमारे हिसाब से लोग मतांतरण करते हैं। जब एक हिंदू का मतांतरण होता है तो वो हिंदू का भी विरोधी होता है और इस राष्ट्र का भी विरोधी होता है। ये वेटिकन वाले पूरे अफ्रीका को देखे होंगे आप लोगों ने, पूरा अफ्रीका महाद्वीप को क्रिश्चियनिटी में बदल दिए। उनके हाथ में लोग बाइबिल पकड़ा दिए और उनके सारे संसाधन जो थे उनका दोहन ये लोग किए। और ये लोग छत्तीसगढ़ में इन लोगों का नजर है, ये लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में इनका पहला नजर है।
ऐसे ऐसे प्रदेश जो आदिवासी बाहुल्य होता है, उड़ीसा का आप लोग मयूरभंज देखे होंगे, वहाँ आज नाम लेने के लिए हिंदू और आदिवासी नहीं बचा। यही ये लोग छत्तीसगढ़ में करना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। आज भी वही घटना हुई है। अंदर में ये लोग प्रार्थना के नाम पर हमारे देवी देवताओं को गालियां देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, जो हिंदू का बच्चा है उसको हिंदू के खिलाफ भड़काते हैं। मेरा नाम शकुंतला दास है, मैं जिला सह संयोजिका हूँ हिंदू जागरण मंच में। आज तक आपने जय भीम और जय मीम सुना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भीम आर्मी धर्मांतरण के धंधेबाज ईसाई मिशनरियों के साथ खड़ी हो गई। नाम तो भीम दिया है, मतलब भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी। लेकिन आप सोचिए कि बाबा साहब जी धर्मांतरण के सख्त खिलाफ थे, खास करके ईसाई धर्मांतरण के। जब उनको ऑफर किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने नहीं कहा। उनको ऑफर किया गया था धर्मांतरण का हैदराबाद के नवाब के द्वारा, उसने खजाना खोल दिया था, फिर भी उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। इन दोनों के विरुद्ध बाबा साहब के व्यूज क्या है हम सब जानते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की कार्रवाई जब सरकार करती है तो ईसाई मिशनरियों के साथ भीम आर्मी खड़ी हो जाती है। गंभीर बात है। उनके समर्थकों से मेरी अपील है कि आप ऐसे लोगों के साथ खड़े मत रहिए जिन नाम में तो भीम है, लेकिन वास्तवता वो ईसाई धर्मांतरण के धंधेबाज हैं। जनमत में बात अब नेपाल की। नेपाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। हाल ही में नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद अब नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने बड़ी घोषणा कर डाली है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस हिंसा में मारे गए लोगों को बलिदानी घोषित किया जाएगा। साथ ही उनके परिजनों को 10-10 लाख नेपाली रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वास्तव में बता दें कि आंदोलन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा की गई। नेपाल की राजनीतिक स्थिरता को झकझोरने वाली साबित हो रही है। अब तक की रिपोर्ट्स की अगर माने तो मृतकों की संख्या 72 तक पहुंच चुकी है। इनमें एक भारतीय महिला भी शामिल है। वहीं सुशीला कार्की के कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त करने का संकल्प जताया है। कार्की ने पत्रकारों से कहा कि नेपाल में पहली बार 27 घंटे तक लगातार प्रदर्शन चला। ये एक ऐसा अनुभव रहा जिसने नेपाल की राजनीतिक प्रक्रिया को चुनौती दी। उन्होंने साफ किया कि वे केवल 6 महीने तक ही सत्ता में रहेंगे। इसके बाद नवनिर्वाचित संसद को अधिकार सौंप दिया जाएगा। सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम पद पर नियुक्त किए जाने के साथ ही नेपाल में आम चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे 5 मार्च 2026 को आयोजित किया जाना है। इसके अतिरिक्त नेपाल में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। पहली बार किसी महिला को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। सीनियर एडवोकेट सविता भंडारी बराल को इस पद पर नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने यह निर्णय प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर लिया। इससे पहले अटॉर्नी जनरल रमेश बदाल ने इस्तीफा दे दिया था। इस बीच जेनजी प्रदर्शनकारियों के गुस्से ने नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड के घरों को भी निशाना बनाया। ये तीनों नेता फिलहाल आर्मी कैंपों में रह रहे हैं। उनके समर्थक वर्तमान में उनके लिए किराए के मकान ढूंढने में लगे हुए हैं। ये नेता काठमांडू से बाहर के शहरों जैसे कि पोखरा में रहना चाहते हैं ताकि जेनजी के तीव्र आक्रोश से बच सके। वहीं प्रधानमंत्री सुशीला कार्की अब एक नए मंत्रिमंडल के गठन पर भी काम कर रही हैं। रिपोर्ट की अगर माने वे लगभग 15 से अधिक मंत्रियों के साथ एक नया मंत्रिमंडल बना सकती हैं। संभावित मंत्रियों में कानूनी विशेषज्ञ ओम प्रकाश आर्यल, पूर्व सेना अधिकारी बालानंद शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आनंद मोहन भट्टराय, माधव सुंदर खड़का, ऊर्जा विशेषज्ञ कुलमान घिसिंग सहित कई नाम शामिल हैं। जेनजी के सदस्य भी इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से नए मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा लिया। बता दें कि जेनजी नेता सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके कामकाज की निगरानी जरूर करेंगे। दरअसल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भंग करने की घोषणा भी की है। इस निर्णय का विरोध नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। यूएमएल महासचिव शंकर पोखरेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरने की अपील की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सुशीला कार्की को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया। कहा कि भारत हमेशा नेपाल के लोकतंत्र की मजबूती और पुनर्निर्माण में नेपाल की जनता के साथ खड़ा रहेगा।
नेपाल की स्थिति पर चीन और बांग्लादेश ने भी प्रतिक्रिया दी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने नेपाल की सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय स्थिरता बहाली की उम्मीद जताई। वहीं बांग्लादेश ने नेपाल में स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की बात कही, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल का भू राजनीतिक महत्व अत्यधिक है। ये भारत और चीन के बीच स्थित बफर स्टेट है, इसलिए नेपाल की राजनीतिक स्थिरता भारत के हित में मानी जाती है। चीन, BRI और अमेरिका MCC के माध्यम से नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। ये स्थिति भारत के लिए सतर्क रहने की चुनौती पेश करती है। पाकिस्तान में बाढ़ राहत के पैसों से लश्कर-ए-तैयबा अपने हेडक्वार्टर का पुनर्निर्माण कर रहा है। जी हां, नापाक दुश्मन पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने आतंक और छल के खेल से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा अपने मुरिदके में मौजूद मरकज-तैयबा हेडक्वार्टर का पुनर्निर्माण कर रहा है। ये वही हेडक्वार्टर है जिसे 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई हमले में पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। पाकिस्तान में आए हालिया बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए आए पैसों का इस्तेमाल इस पुनर्निर्माण के लिए किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये वही पुराना तरीका है जो 2005 के पाकिस्तान यानी कि POK भूकंप के दौरान अपनाया गया था। तब भी लश्कर-ए-तैयबा ने भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया और लगभग 80% को आतंकवादी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरिदके में 3 मुख्य इमारतों को निशाना बनाया गया था। इन इमारतों का इस्तेमाल आतंकियों के रहने, हथियार रखने और ट्रेनिंग कैंप्स के रूप में होता था। हमले के बाद केवल मलबा बचा था और ये जगह आतंकवादी गतिविधियों के लिए अनुपयुक्त हो गई थी। सूत्रों की अगर माने तो 18 अगस्त को मरकज-तैयबा कैंप को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लश्कर-ए-तैयबा ने मलबे को हटाने के लिए 5 JCB मशीनें तैनात की। 20 अगस्त तक उल कुरा ट्रेनिंग कैंप को आंशिक रूप से 4 सितंबर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अंतिम बुरी तरह क्षतिग्रस्त आवासीय ब्लॉक को 7 सितंबर तक पूरी तरह ध्वस्त किया गया। वर्तमान में पूरा कैंप मलबे में तब्दील हो चुका है और मलबा हटाने का काम जारी है। पाकिस्तान सरकार ने मई में सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी। लश्कर-ए-तैयबा को मरकज-तैयबा के पुनर्निर्माण के लिए 14 अगस्त को 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी कि लगभग 1.25 करोड़ भारतीय रुपए का शुरुआती पैकेज मिला। हालांकि पूरे कैंप को पहले जैसी स्थिति में बहाल करने के लिए कम से कम 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी कि लगभग 4.70 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार लश्कर-ए-गुर्गे बाढ़ राहत वाली जगहों पर पाकिस्तानी रेंजर्स और अन्य अधिकारियों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उन्हें यह दिखाना है कि पुनर्निर्माण के काम में सरकारी मदद भी शामिल है। विशेषज्ञों की अगर माने तो निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा 5 फरवरी 2026 तय की गई है। यह दिन पाकिस्तान में कश्मीर एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह पुनर्निर्माण लश्कर-ए-तैयबा के वार्षिक कश्मीर सेंटर्ड जिहाद सम्मेलन के साथ मेल खाता है। दरअसल 5 फरवरी 2025 को इसी तरह के आतंकी संगठन POK में हमास नेतृत्व से भी मिले थे। मरकज-तैयबा के पुनर्निर्माण का काम सीनियर लश्कर नेताओं की देखरेख में हो रहा है। इसमें मरकज-तैयबा के डायरेक्टर मौलाना अबू जार, मुख्य ट्रेनर उस्ताद उल मुजाहिदीन और ऑपरेशनल ओवरसाइट कमांडर यूनुस शाह बुखारी शामिल हैं। ये पूरी प्रक्रिया ये दिखाती है कि बाढ़ राहत के नाम पर पाकिस्तानी राज्य और आतंकवादी संगठन मिलकर आतंकवादी बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा कर रहे हैं। ये भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस प्रकार बाढ़ राहत के बहाने इकट्ठा किया गया पैसा आतंक की नई तैयारियों में लग रहा है। ये कार्रवाई पूरे भारत के साथ साथ पूरी वैश्विक सुरक्षा के लिए बेहद ही संवेदनशील है।
जनमत में वक्त हो गया है गुड न्यूज का। जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है। भारतीय सेना की पहली विशेष मालगाड़ी ने उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक पर सफलतापूर्वक परिचालन किया। ये ट्रेन बीडी बाड़ी से रवाना होकर अनंतनाग पहुंची और सेना की इकाइयों के लिए 753 मीट्रिक टन एडवांस विंटर स्टॉकिंग सामग्री लेकर आई। इस कदम को सेना की सर्दियों की तैयारियों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि ये कठिन हिमालयी इलाकों में परिचालन क्षमता को और मजबूती देगा। इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इसका दोहरा लाभ वापसी में यही ट्रेन कश्मीर के सेब देश से अन्य हिस्सों तक लेकर जाएगी। इससे घाटी के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता था। अब किसानों की पैदावार समय पर देश भर के बाजारों तक पहुंच सकेगी। गुड न्यूज में अब बात भारत और अमेरिका को लेकर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। लंबे समय से अटकी पड़ी वार्ताओं के बीच अब एक सकारात्मक मोड़ आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ और उसके बाद पीएम मोदी की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद रिश्तों में गर्माहट लौटती दिख रही है। इसी क्रम में सोमवार देर रात अमेरिका से एक उच्च स्तरीय ट्रेड डील टीम भारत पहुंचेगी और मंगलवार यानी कि 16 सितंबर 2025 को दोनों देशों के बीच औपचारिक वार्ता होगी। ये मुलाकात दोनों देशों के आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों के लिहाज से बेहद ही अहम मानी जा रही है। इस बैठक में अमेरिका और भारत के बीच लंबित मुद्दों पर गहन चर्चा होगी, खासकर टैरिफ विवाद, कृषि उत्पादों पर शुल्क, टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग, रक्षा उपकरणों का आयात निर्यात और सेवा क्षेत्र की बाधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय दोनों इस बातचीत में शामिल होंगे। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के तहत आर्थिक सहयोग, सप्लाई चेन मजबूत और निवेश को आकर्षित करने पर भी विमर्श होगा। फिलहाल के लिए आज जनमत में इतना ही। देश दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।